Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So I welcome you all to the 25 days economic capsule series और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि हमारे सेंट्रल बैंक्स आरबीआई के द्वारा कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाया जाता है जिससे हम अपने कंट्री के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मॉनेटरी पॉलिसी को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ रिफर्स टू द रेगुलेशंस ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स by a country central bank to achieve economic stability and growth। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहला है कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्यों बनाई जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को अचीव करने के लिए। दूसरा है कि ये किस चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो ये हमारे कंट्री के मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करता है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज से हमें दो चीज़ें समझने को मिली। पहला कि ये रेगुलेट करता है मनी के सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट्स को हमारे कंट्रीज़ में, और दूसरा कि ये हमारे कंट्रीज़ के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज बनाया किसके द्वारा जाता है। तो ये हमारे देश के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 6 में कर रखा है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम खाली मॉनेटरी पॉलिसीज और मॉनेटरी मेजर्स को समझेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि क्या टूल्स है जिन्हें आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए। इस पूरे लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये टेबल है। अगर आपने इस टेबल को अच्छे से समझ लिया तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज से होता क्या है। देखिए, हमारे कंट्री के अंदर मनी सप्लाई तभी बढ़ेगा जब हमारे यहाँ लोन सस्ते होंगे, क्योंकि कल हमने देखा था कि जब आरबीआई मनी को इंजेक्ट करता है इकोनॉमी के अंदर तो बैंक्स उसी पैसे को लोन में चलाते हैं, और जब वही पैसा लोन में चलता है तो अल्टीमेटली वही पैसा पूरे इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। यानी कि पूरा का पूरा खेल जो है वो लोन्स का है। यानी कि अगर हमारे कंट्रीज में लोन सस्ते हुए तो हमारे कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर हमारे कंट्री में लोन महंगे हुए तो मनी सप्लाई घट जाएगा। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज में इन टूल्स का यूज करके आरबीआई बैंक्स के लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाती या बढ़ाती है। अब इनमें 4 टूल्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसमें कि पहला है बैंक रेट, दूसरा है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चौथा है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज को फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया है: कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सारे टूल्स को इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक रेट्स। देखिए, बैंक रेट क्या होता है। जब हम नॉर्मल बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है। बट कभी आपने सोचा है कि जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो किन से पैसा लेता है? बैंक पैसा लेते हैं आरबीआई से। यानी कि जब आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा है तो आरबीआई भी वहां पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आरबीआई बैंक्स को लोन देते हैं उसे ही कहा जाता है बैंक रेट। तो बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलैटरल।
कोलैटरल का मतलब होता है किसी चीज को गिरवी रखना। लोन लेने के लिए आप किसी चीज को बंधक रखते हो। तो यहां पे बैंक रेट क्या है? इट इज द रेट, इंटरेस्ट रेट sorry, excuse me. It is the interest rate at which central banks, RBI, lends money to commercial banks without any collateral. यानी बिना किसी कोलेटरल के कमर्शियल बैंक्स को RBI इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है। अब इसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे कैसे होगा या इसका इंपैक्ट मनी सप्लाई पे कैसे होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। अब आप इमेजिन करो कि अगर बैंक को सामने से ही लोन्स महंगे मिल रहे हैं, यानी कि आरबीआई ने अपना बैंक रेट बढ़ा दिया, तो सोचो कि जब बैंक को ही 9% पे लोन मिल रहा है तो वो आपको तो 8% में देगा नहीं, वो तो आपको 9% से ज्यादा ही में देगा, आइदर 10 और 11%। तो होता क्या है कि जब हमारे बैंक रेट्स को आरबीआई बढ़ा देता है तो लोन महंगे हो जाते हैं, और जैसे ही लोन महंगा होता है कोई पैसा लेता नहीं है और मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाता है। उसी के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को, बैंक रेट को कम कर देता है तो लोन्स सस्ते हो जाते हैं, तो लोन्स ज्यादा लिया जाता है। तो जनरली आरबीआई ऐसा करता कब है? तो जब हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन काफी हाई होता है तब आरबीआई क्या करते हैं, अपने बैंक रेट्स को बढ़ा देते हैं ताकि कंट्री में मनी सप्लाई कम हो जाए। और जब हमारे कंट्रीज में इन्फ्लेशन कम होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए हल्का सा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है, जिससे लोन सस्ते हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली मनी का सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बैंक रेट्स का। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF. It is a tool used by RBI to regulate short-term liquidity in banks. यानी कि ये जो हमारा बैंक रेट का कॉन्सेप्ट था, बैंक रेट जो था ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बट बैंक्स को कभी कभी क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो जब बैंक को शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है तो उस समय बैंक यूज करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के मेजर्स को, जिनके अंदर हमने देखा कि 3 चीज आता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये तीनों को हम अब डील करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रेपो रेट पे। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट रेट। इसे याद कर लीजिएगा, कई बार छोटे मोटे एग्जामों में पूछा जाता है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, इस यूपीएससी के एग्जाम में इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। बाकी सारे स्टेट पीसीएस में कभी कभी रेपो रेट का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो रेपो रेट को कहा जाता है रीपर्चेस एग्रीमेंट रेट। इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज टू मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स। यानी कि जब बैंक्स को शॉर्ट टर्म मनी का रिक्वायरमेंट होता है यानी कि कुछ समय के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल से कम, तो बैंक्स क्या करते हैं, अपने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट आरबीआई से पैसा लेंड करते हैं। अब अगेन यहां पे वही कॉन्सेप्ट आता है कि रेपो रेट के बढ़ाने से और रेपो रेट के कम करने से कंट्री के अंदर क्या इंपैक्ट आएगा। तो इस पूरे टॉपिक में इंपैक्ट एक ही आता है, अगर मैं रेपो रेट को कम करूंगा लोन सस्ते हो जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कंट्री के अंदर बढ़ जाएगा। अगर मैं रेपो रेट को बढ़ा दूंगा लोन्स महंगे हो जाएंगे और अपने आप मनी सप्लाई कम हो जाएगा। यानी कि रेपो रेट के बढ़ने से मनी सप्लाई कम हो जाता है, रेपो रेट के घटने से मनी सप्लाई बढ़ जाता है। और इसे किस लिए लिया जाता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। इसी तरीके से समझते हैं रेपो रेट को। यहां मैंने बता दिया कि रेपो रेट के बढ़ने से लोन्स महंगे हो जाते हैं तो लोन्स कम लिए जाते हैं, और रेपो रेट के कम होने से लोन्स ज्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली बेसिकली मनी सप्लाई
का बढ़ना, मनी सप्लाई का यहाँ पे घटना और यहाँ पे मनी सप्लाई का बढ़ना, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। अब एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब बैंक्स को पैसे का रिक्वायरमेंट था तो बैंक्स ने क्या किया था, आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया था। बट कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स के पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है। सैटरडे संडे को बैंक्स के पास कभी कभी एक्स्ट्रा मनी रहता है, तो बैंक क्या करता है, उस मनी को आरबीआई के पास जमा करा देता है। क्योंकि बैंक अगर अपने पास रखेगा तो उसे तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, बट अगर वो आरबीआई के पास जमा करा देगा तो आरबीआई एटलीस्ट उसको 1 से 2% या कुछ परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। बट एक चीज हमें याद रखना है कि जब रेपो रेट का बात होगा तो वहां पे बैंक को जरूरत थी पैसा का, वो आरबीआई के पास गया था पैसा मांगने, तो रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा। रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई को जबरदस्ती अपना पैसा रखने के लिए दे रही है, आरबीआई को कोई जरूरत नहीं है उसके पैसों की, तो आरबीआई हमेशा रिवर्स रेपो रेट को रेपो रेट से कम रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा। तो इट इज द रेट एट विच बैंक्स डिपॉजिट देयर एक्सेस फंड्स विद आरबीआई, यानी कि बैंक्स क्या कर रहा है, अपना जो एक्सेस फंड है, जो उसके पास एक्सेस फंड है जिसपे वो इंटरेस्ट कमा सकता है, वो आरबीआई को ले जाके जमा कर दे रहा है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये ओरिजिनल में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसे इंट्रोड्यूस किया गया 2011-12 में। ये जो लिक्विडिटी के लिए लाया गया, इसमें ओवरनाइट फैसिलिटी, यानी कि एक दिन के लिए जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो बैंक यूज करता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज करता है। ये आता लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के ही अंदर है, लेकिन ये और ज्यादा शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए लिया जाता है, यानी कि एक दिन के लिए। तो बैंक्स को जब इमरजेंसी फंड्स की जरूरत होती है ओवरनाइट मनी के लिए, तब ये क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत कुछ पैसा ले लेता है और इसके अगेंस्ट उसे कुछ अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल जमा करना पड़ता है। ये खाली शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ले सकते हैं और ये ओवरनाइट 1 डे के लिए होता है। तो कोलैटरल लगता है, एलिजिबिलिटी क्या है और टेन्योर क्या है, ये तीनों देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखिए कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाई होता है, क्योंकि ये ओवरनाइट फैसिलिटी आपको आरबीआई दे रही है। आरबीआई आपको यहां पे फैसिलिटी दे रही है कि आप एक दिन के लिए पैसा ले सकते हो। तो यहां पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट का सबसे कम होता है। इसे कभी कभी असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने भी दिया जा सकता है, तो ये इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने बैंक रेट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर रेपो रेट को देखा, रिवर्स रेपो रेट को देखा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को देखा, यानी कि हमने 2 पिलर्स कंप्लीट कर लिए। थर्ड पिलर जो हमारा होता है दैट इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, देखिए आरबीआई जो है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या सेल करता है। यहां पे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। जिस तरीके से आप एलआईसी के एग्रीमेंट को परचेस करते हो, तो जब आप एलआईसी के एग्रीमेंट को परचेस करते हो तो वहां पे क्या होता है, आपने 1 लाख रुपए का एलआईसी कराया फॉर सपोज 20 साल के लिए, और 20 साल के बाद आपको पैसा ट्रिपल होके मिलेगा। तो उस समय के लिए तो आपके हाथ से 1 लाख रुपए चला गया और आपको एक कागज पकड़ा दिया गया। तो सेम आरबीआई भी वही करता है। आरबीआई यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेलिंग और बाइंग करता है। अब इसका इंपैक्ट देखिए क्या होगा। जब आरबीआई सेल करेगा तो वो मनी को क्या कर लेगा, इकोनॉमी से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को सेल करोगे तो सामने से आपको पैसा मिलेगा, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया।
अब अगर आपको मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर लोगे। तो जब आप वापस से बाई करोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो आपको सामने वाले को पैसा देना होगा, यानी कि आपने उसको पैसा दिया। तो जब आप उसको पैसा दोगे तो वो आगे और पैसे को खर्च करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ये जितने भी टूल्स है ना, ये खाली एक चीज के लिए बने हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाना या घटाना है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, इसीलिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमिक के। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत हमने क्या देखा कि आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत कौन बाइंग एंड सेलिंग करता है, तो हमेशा याद रखिएगा आरबीआई करता है। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आते हैं रिवर्स रिक्वायरमेंट में। कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर में हमने क्या देखा बेसिकली कि आरबीआई अगर 100 रुपए डाल रहा है तो वो 2.5 गुना बढ़ रहा है, यानी कि वो 2500 रुपए हो जा रहा है। सो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजर्व रिक्वायरमेंट इंटू 100%, यानी कि ये इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जितना ज्यादा रिवर्स रिक्वायरमेंट होगा उतना कम मनी मल्टीप्लायर है, यानी कि मनी उतना कम बनेगा, और जितना कम रिवर्स रिक्वायरमेंट होगा उतना ज्यादा मनी आपके कंट्री में बनेगा। तो इसको दो तरीकों से किया जाता है, एक है कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहले देख लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट मस्ट बी कीप्ड एज अ कैश विथ आरबीआई। यहां पे 2-3 चीज समझने वाली है। पहला तो हमें ये चीज समझना है कि एक्चुअल में ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होता क्या है। तो यहां पे समझिए पहले डिमांड लाइबिलिटीज हमारे जितने भी सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, ये सब क्या है, बैंक के डिमांड लाइबिलिटीज है। यानी कि इंडिविजुअल जब डिमांड करेगा आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसको पैसा देना है। सपोज कीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है। मैं एटीएम में जब चाहूं तब जाके 5,000 रुपए निकाल सकता हूं और बैंक को मेरे को वो प्रोवाइड करना है वो, यानी कि वो बैंक का क्या है, एक लायबिलिटीज है जो कि डिमांड करने पे मुझे मिल रहा है। उसी तरीके से अगर टाइम लायबिलिटी को देखा जाए तो जितने भी हमारे एफडी होते हैं ये होते हैं टाइम लायबिलिटी। यानी कि अगर आपने किसी मनी को 10 साल के लिए फिक्स कर दिया है तो आप उसको 10 साल से पहले निकालोगे तो आपको पेनल्टी लगेगा, क्योंकि आपने टाइम लायबिलिटीज उसको बना दिया। आरबीआई को ये श्योर था कि आप 10 साल बाद निकालोगे, आप पहले निकाल रहे हो तो आपका फाइन लगेगा। सो ये होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब यहां पे समझिए कि सपोज करते हैं कि हमारे पास आरबीआई के तरफ से, मतलब टोटल बैंक में हमारा 1,000 रुपए है। टोटल बैंक में अभी हमारे पास 1,000 रुपए है और कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट आरबीआई ने फिक्स कर रखा है 10%। मान लेते हैं कि अभी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है 10%, यानी कि इस पूरे 1,000 रुपए का 10%, यानी कि 100 रुपए हमें कैश के तौर पे जमा कराना होगा आरबीआई के पास। हमें कैश के तौर पे जमा कराना होगा आरबीआई के पास। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास लोन के लिए कितना पैसा बचा, मात्र 900 रुपए। तो इस तरीके से कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा के या कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को घटा के आरबीआई मनी को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। किस तरीके से, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हमने देखा कि कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है और ये खाली कैश के तौर पे आप कर सकते हैं और गोल्ड वगैरह पे नहीं होता है और इस पे कोई भी आपको इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता है। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। अगर सीआरआर हायर है तो लिक्विडिटी कम हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, और अगर सीआरआर लोअर है यानी कि लिक्विडिटी हायर है, यानी कि आपका इकोनॉमी में पैसा का सर्कुलेशन ज्यादा होगा। इसी तरीके से हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, सीआरआर। सो बेसिकली इसे एसएलआर भी कहा जाता है, सीआरआर एंड एसएलआर। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो
या स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, बेसिकली यहाँ पे रिजर्व नहीं होना चाहिए था, इस इज SLR नॉट CRR, यहाँ पे SLR होता है, ये SLR होता है और यहाँ पे आपका होगा लिक्विडिटी, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये लिक्विडिटी ही होता है। तो बेसिकली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होता है, दैट मस्ट बी मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स जैसे कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिफोर गिविंग क्रेडिट, यानी कि किसी ना किसी तरीके से बैंक का लोन के अमाउंट को घटाना है। तो एक तो आपने CRR कैश रिजर्व रेशियो में कैश के फॉर्म में खुद रखवा दिया RBI के पास, अब आप SLR के तौर पे बैंक में खुद बोल रहे हो कि कुछ परसेंट मेंटेन करके रखो, तब जो पैसा बचेगा वो आप क्रेडिट पे चलाओ। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप बैंक का कमर तोड़ने के पीछे लगे हुए हो। फिर वही ये कॉन्सेप्ट कि अगर SLR बढ़ जाता है तो मनी कंट्रोल आपका कम होगा, मनी लेंडिंग कम होगा, ऑलरेडी इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाएगा, और ये घट जाता है तो इकोनॉमिक में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देख लेते हैं SLR और CRR में डिफरेंस, कई बार पूछा गया। तो ये आप कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तीनों के फॉर्म में रख सकते हैं, ये खाली कैश के फॉर्म में रखाएगा। SLR पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CRR में कोई आपको नहीं मिलता है, ये बैंक खुद के पास रखता है और ये बैंक को RBI के पास मेंटेन करना पड़ता है। ये दोनों ही क्या करता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। देखिए ये जितने भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को पढ़ा, इसे फिक्स किया जाता है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा। एक कमिटी RBI प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर बनाती है और ये कमिटी का काम है कि आप मॉनेटरी पॉलिसीज को फिक्स कीजिए, ठीक है। तो ये 2016 में कंस्टिट्यूट किया गया था। हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट को याद रखना है, ठीक है। तो इसे 2016 में बनाया गया था, RBI एक्ट 1934 को अमेंड करके, याद रख लीजिएगा। पूछ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को किस एक्ट के तहत बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था RBI एक्ट 1934। मेन टारगेट क्या था इसका, पर्पस टू मेंटेन इन्फ्लेशन, टारगेटिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। टारगेट बोला गया है कि 4% प्लस माइनस 2। 4% प्लस माइनस 2 का मतलब क्या है कि ये 6 भी जा सकता है और 2% भी जा सकता है कम होकर, तो इतना रखना है। और ये साल में 4 बार मीटिंग्स करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन होते हैं, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है। तो टोटल तो 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं RBI के तरफ से, 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। RBI का चेयरमैन, इसका जो पूरा कमिटी होता है इसका चेयरमैन होते हैं RBI के गवर्नर। फॉर प्रेजेंट अभी जो RBI के गवर्नर है वो इनके चेयरमैन है। फिर डिप्टी चेयरमैन होते हैं, RBI एक ऑफिसर नॉमिनेट करता है, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 6 मेंबर टोटल 3-3 पे बट गए। 3 RBI के तरफ से है और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से है। RBI के तरफ से है चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन एंड 1 ऑफिसर। तो ये आपको याद रखना था, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा। अब समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं कि SLR और CRR में कैसे होता है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर 1000 रुपए है बैंक्स के पास, ठीक है। अब इस 1000 रुपए को हम बेसिकली समझ लेते हैं कि 2 कंपोनेंट में बटेगा, एक बटेगा CRR और एक बटेगा SLR। तो मान लेते हैं कि CRR, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, CRR भी 10% है और SLR भी 10% है, यानी कि इस 1000 का 10%, यानी कि 100 रुपए आपको CRR में रखना है। बचा कितना, इसमें 100 गया तो बचा 900। अब इस 900 का 10% SLR में रखना है, यानी कि 90। तो यानी कि टोटल जो आपके पास 1000 था उसमें से 190 रुपए तो आपका चला गया, तो बचा कितना, बचा 710 रुपए, बचा 810 रुपए। तो 810 रुपए को अब आप क्या कर सकते हो, लोन में चला सकते हो। तो जहां 1000 रुपए आप चला सकते थे वहां अब बस आप 810 रुपए चला सकते हो। तो इसको इमेजिन करो कि अगर मैं 20% कर दूं और इसे भी 20% कर दूं तो ये और अमाउंट घटेगा, यानी कि मनी सप्लाई कम होगा।
और इसे मैं अगर कम कर दूं दोनों को तो ये और अमाउंट बढ़ेगा, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर, जो कि पूरा मॉनेटरी पॉलिसीज टूल्स के ऊपर था। हमने इन डिप्थ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।